हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ही होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये हम चरक संहिता का पहला चैप्टर जिसका नाम था धीग्रन जीवितम अध्यायम। तो इसमें हमारी 2 वीडियो कंप्लीट हो गई थी। 2 पार्ट हमने इसके कवर कर लिए थे। अभी हमारे इस वीडियो को लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो इस लास्ट वाले पार्ट में हम रस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन रस से स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पार्ट 2 का यानी वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 का थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। अगर आपने अभी अभी ये वीडियो देखी है तो थोड़ा आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक। तो चलो पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। जैसे हम दीर्घ जीवन अध्यायम में पहले हमने इसका मतलब देखा था कि दीर्घ का मतलब होता है लॉन्ग, जीवितम का मतलब होता है लाइफ। यानी कि इस चैप्टर में हम ह्यूमन की लॉन्ग लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला हम पढ़ते हैं 3 योजनाएं, ठीक। 3 योजनाएं जिसको हमने याद किया था PDF से। फिर युगों में आयु देखी थी, 4 प्रकार की आयु होती है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सत तेरे द्वार पे कलयुग खड़ा, इस तरह से हमने याद किया था, ठीक है। और ये हमने कारण भी देखा था कि किस तरह से नीचे जाते हुए आयु कम हो रही है, क्योंकि रोगों के कारण की वजह से। और रोगों की शांति के लिए कुछ ऋषियों ने यहाँ पर सभा बैठाई, और सभा में जो अध्यक्ष थे वो भरद्वाज थे, और भरद्वाज रोगों की शांति के लिए यहाँ पर इंद्र देवता के पास गए, इंद्र भगवान के पास गए, और उन्होंने एक वहाँ पर रोगों की शांति के लिए एक उपाय बताया। वो उपाय क्या था? त्रिसूत्र। त्रिसूत्र के बारे में थोड़ा आगे देखेंगे। फिर हम देखते हैं आरोग्य के 4 कारण, यानी कि कुछ आरोग्य के 4 कारण, मतलब आप डिजीज फ्री कैसे रह सकते हो यदि आप पुरुषार्थ चतुष्टय को फॉलो करते हो, जो क्या होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर हमने देखे थे अनुमान चतुष्टय। अनुमान चतुष्टय का मतलब होता है कि सभी जो कितने भी ग्रंथ होते हैं उनमें सब कॉमन होते हैं। अविद्या, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। यानी एक बुक में इसको मेन हेडिंग क्या होती है, उसके सब टाइटल्स क्या होते हैं और उसका रिलेशन क्या होता है, ठीक है। ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे अनुबंध चतुष्टय के अंदर आ जाते हैं। फिर हम 4 सूत्र देखे थे, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र और प्रतिसंस्कार सूत्र और एक सूत्र। गुरु सूत्र हमने यहाँ पर आपन से आत्रेय को माना था, शिष्य हमने अग्निवेश को माना था, और प्रतिसंस्कृत हम चरक को माना था, और एक सूत्र मतलब अन्य आचार्य को यहाँ पर माना था। फिर हमने देखा था आयुर्वेद अवतरण इतिहास, ठीक। मतलब आयुर्वेद को किस तरह से यहाँ पर आयुर्वेद का अवतरण हुआ है, मतलब स्वर्गलोक से किस तरह से नरकलोक में आया है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो मैंने यहाँ पर ट्रिक बताना भूल गया था, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। बड़ा इंद्र का भार, यानी BDA, मतलब बड़ा इंद्र का भार, ठीक। तो आप ऐसे B से क्या रख सकते हो? ब्रह्मा। D से दक्ष प्रजापति, A से अश्वनी कुमार याद रख सकते हो, ठीक। और इंद्र से इंद्र, भार से भरद्वाज याद रख सकते हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए पुनर्वसु आत्रेय आते हैं, उसके बाद 6 शिष्य आते हैं, फिर 8 अग्नि देवता आते हैं, मतलब 8 ज्ञान देवता, इनको देवी देवता इनको रिवॉर्ड देते हैं। उसके बाद हमारे चरक संहिता का निर्माण होता है। इस तरह से हमारा आयुर्वेद का अवतरण हुआ था, ठीक। फिर हमने यहाँ पर समझाया था, ये त्रिसूत्र के बारे में समझाया था। तीन सूत्र होते हैं, हेतु, लिंग और औषधम। मतलब कि रोगों का कारण क्या है, लोगों के रक्षण क्या है, एंड किस रोग में किस प्रकार की औषध देनी चाहिए, ठीक। फिर आयुर्वेद की परिभाषा देखी गई थी। 4 प्रकार की आयु होती है, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखम आयु, ठीक है। और इन 4 प्रकार की आयु के लिए क्या हित है, क्या अहित है, ठीक। और मानचय अच्छी यक्तर में आयुर्वेद से उच्चत है। इसका मतलब ये होता है कि हमारी आयु के अनुसार ही हमें कितने लंबे जिएंगे। यानी कि अगर आपकी सुख आयु होगी तो आप बहुत लंबे समय तक जीवित रहोगे, अगर आपकी दुख आयु होगी या अहित आयु होगी तो आप कम समय तक जीवित रहोगे। यही हमारे आयुर्वेद की परिभाषा है, ठीक। फिर आयु के लक्षण देखे थे, जिसको हमने शीशा से कुछ याद कर लिया था। आयु की शीशा से, यानी शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, ठीक है। जब इनका सहयोग होता है तो आपकी आयु या लाइफ बनती है। और इसके 4 पर्याय बताए गए थे, धारी, जीवितम, नित्यक और अनुबंध। धारी, जीवितम, नित्यक और अनुबंधस, ठीक। ये 4 पर्याय बताए थे। फिर इसके बाद हमने त्रिदंड के बारे में देखा था। यानी कि देखो त्रिदंड की 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। सत्व को हम मन कहते हैं, सत्व, आत्मा, शरीर, तीनों को जब समुदाय, तीनों जब चीज़ मिलती है आपस में, तब जाके हमारा जीव आत्मा युक्त शरीर कहते हैं, या इनको मनुष्य कहते हैं, ठीक। फिर हमने 6 पदार्थ के बारे में देखा था। 6 पदार्थ आचार्य चरक के अनुसार 6 होते हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, क्रम, समवाय। और आचार्य चरक के अनुसार सामान्य से लेकर गुण, समवाय, इसका यही एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। अलग अलग आचार्यों के द्वारा 6 प्रकार का जो सीक्वेंस है वो अलग होता है। यहाँ पर चरक का आपको याद करना पड़ेगा। फिर हमने सामान्य के बारे में देखा था, जो चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करे, जैसे पानी मिलाएंगे तो पानी की वृद्धि हो जाएगी। फिर विशेष में हमने देखा था, मतलब नित्य द्रव्य को, मतलब ये नित्य द्रव्य में एक ऐसा विशेष फीचर होता है जो उसको अलग दिखाने की कोशिश करता है। जैसे पृथ्वी परमाणु से कैसे विभिन्नता होता है वो हमें कौन बताता है? विशेष बताता है। फिर हमने गुण के बारे में देखा था, मतलब जो भी किसी के अंदर जो गुण होता है उसको आकर्षित करता है। जैसे आपके अंदर कोई भी गुण होगा वो किसी और को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है, वो आपका क्या होता है? गुण होता है, जिनकी संख्या आचार्य चरक ने 41 बताई थी। जिन्हें यहाँ पर देखा था सार्थक गुण 5 होते हैं, गुरुवादी 20 होते हैं, आत्मगुण 6 होते हैं, प्रादिगुण 10 होते हैं। फिर हमने द्रव्य के बारे में देखा था, यानी द्रव्य के अंदर ही क्या है? कर्म और गुण कैसे कारण समवाय कारण से होते हैं। यानी कि अगर द्रव्य नहीं होगा तो उसके अंदर कर्म और गुण भी नहीं होगा, ठीक है। मतलब द्रव्य होगा तो उसके खुद कर्म और गुण भी होंगे। जैसे इस पेन का भी बारे में बात करें तो इस पेन को द्रव्य मान लेते हैं, तो जो पेन लिख रहा है वो उसका कर्म हो जाएगा, जो उसका कलर है वो उसका गुण हो जाता है।
द्रव्य के, हमने द्रव्य में कारण द्रव्य की संख्या देखी थी, 9 कारण द्रव्य की संख्या देखी थी, 5 महाभूत देखे थे, मन आत्मा देखा था, मन काल और दिशा, 9 कारण द्रव्य होते हैं। ठीक, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक की उत्पत्ति करने के लिए, कारण द्रव्य ही। फिर हमने कर्म देखा था, कर्म क्या होता है, मतलब जो भी चेष्टा हम करते हैं, चाहे हम बोल के कर रहे हो, चाहे चल के कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल जो भी करते हैं उसको हम कर्म कहते हैं। कर्म 5 प्रकार के बताए, उच्चेपन, अपक्षेपन, आकुंचन, प्रसारण, गमन। इसकी हमने ट्रिक देखी थी, ऊपर आप आओगे जब आप पीजी करोगे। ठीक, समवाय का हम देखते हैं, समवाय मतलब ये होता है जो द्रव्यार गुण होते हैं वो समवाय संबंध से नित्य ही रहते हैं। उसके बाद हमने आयुर्वेद का प्रयोजन देखा था, जैसे हमने अष्टांग हृदय में आयुर्वेद का प्रयोजन क्या था कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, अगर वो स्वस्थ व्यक्ति की उसके प्राणों की रक्षा करनी है, अगर वो डिजीज मतलब उसको डिजीज हो जाए तो उसको डिजीज से बचाना है, प्रिवेंट करना है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या था, धातु साम्य, मतलब धातु को बैलेंस करना है, जो आपकी बॉडी में 7 धातुएं होती है उनको कह रहे हैं कि बैलेंस करना। ठीक है, यही आयुर्वेद का प्रयोजन होता है अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। फिर हम देखते हैं हेतु, त्रिविध हेतु संग्रह। त्रिविध हेतु संग्रह मतलब ये होता है जो हमने त्रिसूत्र में बताया ना, हेतु, लिंग और औषधम, मतलब रोग का कारण क्या होता है। यहाँ पर रोग के 3 कारण बताए गए थे। पहला होता है काल, तीसरा होता है बुद्धि, तीसरा होता है असत्म इंद्रियोग। ठीक, काल को परिणाम भी कहते हैं, बुद्धि को प्रज्ञा, पर असत्म इंद्रियार्थ। ठीक, ये 3 कारण होते हैं किसी रोग के होने का। और रोगों का जो आश्रय होता है वो कहाँ पर होता है, या तो शरीर में रोग होगा या मन में होगा। ठीक है, ये रोग के 2 रोग के आश्रय होते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था कि जो आत्मा है रोग का आश्रय नहीं, वही आपने बता दिया कि 2 रोग का, शरीर भी आपका रोग का आश्रय होता है, मन भी रोग का आश्रय होता है। लेकिन यहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि आत्मा रोग का आश्रय होता है नहीं होता। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे आचार्य चरक के अनुसार जो आत्मा है वो रोग का आश्रय नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि आत्मा को कह रहा है कि जो परमात्मा का अंश माना गया है, इसलिए उसको कोई भी को विकार नहीं होता, क्योंकि वो हमारी जितनी भी मन है, भूत है, इंद्रिया, उन सबसे क्या होता है, निर्विकार होती है, फ्री होती है, इसलिए आत्मा को कोई भी रोग नहीं होता है। ठीक, आचार्य चरक के अनुसार। फिर हम देखते हैं दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोष, एक मानसिक दोष। अगर इनको इंग्लिश में बोले तो हमारे फिजिकल डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं, जिसमें शारीरिक दोष में वात पित्त कफ आता है, और मेंटल दोष या मानसिक दोष में राजा और तम आता है। ठीक, और शारीरिक दोष की चिकित्सा क्या होती है, 2 प्रकार की चिकित्सा है, एक होती है देव विपासर, एक होता है युक्ति विपासर। आपने देव विपासर में सुना ही होगा, किसी को भूत आ गए, किसी को भगवान आ गए, किसी को आत्मा आ गई, मतलब जो भी होते हैं उन सबकी जो चिकित्सा किस में करते हैं, हम देव विपासर में करते हैं, जिसमें कुछ मंत्रों के द्वारा करते हैं, कुछ मणि पहरा देते हैं, कुछ उपवास रहने के लिए करते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा कि भाई मंदिर में जाके वो चढ़ा दो, शनिदेव पे वो चढ़ा दो, तेल चढ़ा दो। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, जैसे हमारा आयुर्वेद में बताया गया, हम आयुर्वेद भी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग इनको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। फिर हम बात करते हैं युक्ति विपासरे की। युक्ति विपासरे में क्या होता है कि देखो, आपके आहार विहार से सेवन से करने से आपके जो दोष है वो दूषित हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप गलत आहार विहार का सेवन करोगे तो वात दोष बढ़ सकता है, कफ दोष बढ़ सकता है। ठीक, एक होता है। फिर ठीक, लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, चिकित्सा देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे आहार विहार को भी छोड़ दोगे, मान लो अगर आपको दही खाने से कफ की वृद्धि हो रही है तो आपको ऐसे आहार को आप क्या कर दोगे, छोड़ दोगे, जिससे कफ की वृद्धि सही हो जाएगी। फिर कुछ ऐसे औषध दोगे जो शारीरिक दोष को ठीक करेंगे, कुछ ऐसे चूर्ण दोगे। ठीक है, अभी औषध चूर्ण कहाँ पर देखेंगे हम, 3rd और 4th चैप्टर में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, फिर हमने बात की थी यहाँ पर चिकित्सा किसकी, मानसिक दोष की। मानस दोष 2 प्रकार और तमिन की चिकित्सा क्या थी, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। फिर यहाँ पर देखते हैं हम साध्य रोगों की चिकित्सा। साध्य रोगों की चिकित्सा क्या होती है, मतलब ऐसे रोग जिनके हम इजीली कवर कर सकते हैं। देखो, 2 प्रकार के रोग की चिकित्सा होती है, मतलब 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक साध्य रोग, एक असाध्य रोग। साध्य रोग की चिकित्सा हो जाती है और असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं होती। जिनमें साध्य रोग की चिकित्सा हम कैसे करते हैं, देश के विरुद्ध, मतलब यहाँ देख लेते हैं कि जो भी पेशेंट है, जो भी रोगी है, उसको भूमि मतलब वो किस स्थान पर रह रहा है और उस रोगी का शरीर क्या, वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है। ठीक है, और उसको मात्रा देखते हैं, मतलब उसको कितनी औषध की मात्रा देखनी है, वो किसके अनुसार देख रहे हैं, उसकी एज के अनुसार देख रहे हैं, मतलब छोटा बच्चा है या फिर जवान है, बूढ़ा है। ठीक है, उसमें बल कितना होता है, या उसका शरीर कैसा, मोटा है, तगड़ा है, कमजोर है, इन सब के अनुसार हम उसको दवाई की मात्रा का निर्धारण करते हैं। फिर आता है काल के विरुद्ध। काल के विरुद्ध यानी कि हम काल 2 प्रकार का होता है, एक अवस्थी काल, एक नित्य काल। ठीक है, एक होता है मौसम को देकर, मतलब गर्मियों का मौसम हो रहा तो हम ऐसी दवाई उसको नहीं देंगे जो बहुत ज़्यादा गर्म हो। ठीक है, और ठंडी का मौसम हो रहा था, हम ऐसी दवाई भी नहीं देंगे जो बहुत ज़्यादा ठंडी हो। ठीक, तो हम कैसी दवाई देंगे, जो थोड़ी सी गर्म हो। ठीक, फिर एक होता है हमारा अवस्था के अनुसार, यानी कि वो डिपेंड करता है कि हमारे बच्चों के, मतलब बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उसके अनुसार भी हम उसको रोग की चिकित्सा करते हैं। 3 प्रकार से हमें साध्य रोग की चिकित्सा होती है, और यहाँ पर आचार्यों ने कोई भी असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं बताई। इनका कहना ये है कि जिनको असाध्य मतलब असाध्य जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उनकी चिकित्सा ही नहीं करनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो शारीरिक दोष के, यानी जो शारीरिक दोष के, उनके दोष के लक्षण और चिकित्सा, यानी जो वात पित्त कफ है, इनके क्या लक्षण है, क्या चिकित्सा है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था वात पित्त और कफ का। वात का मैंने क्या बताया, जो इनके लक्षण है, इनके लक्षण के विपरीत ही आपको चिकित्सा करनी है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, जैसे रुक्ष हो गया, शीत हो गया, जो शीत के विपरीत क्या कर दोगे, शीत का विपरीत क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, और उष्ण इसकी चिकित्सा हो जाएगी। मान लो अगर आप ऐसे आहार बार द्रव्य का सेवन कर रहे हो जो रुक्ष हो, शीत हो, लघु हो, सूक्ष्म हो, चलो हो, विशद हो, खर हो, मतलब ये सब किसी भी आहार में अगर ये गुण प्रेजेंट होते तो उनसे वात की वृद्धि हो जाएगी। और वात की वृद्धि होने पर उसकी चिकित्सा क्या करोगे, इनके विपरीत ही आहार द्रव्य का सेवन कर दोगे। जैसे लघु है तो आप गुरु का आहार सेवन कर दोगे। ठीक है,
इस तरह से इनके कह रहे बात की चिकित्सा हो जाती है। उसी तरह पित्त की चिकित्सा होती है, उसी तरह कफ की चिकित्सा होती है। ये तो हमने वीडियो नंबर 2 में देखा था, ठीक है। अब हम आगे देखने वाले हैं, वीडियो नंबर 3 का भी स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम बात करते हैं रस की। रस आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, रस कई प्रकार के। देखो रस जैसे ही मैं रस बोलता हूँ तो आपके माइंड में कई पिक्चर बनती है कि रस, ठीक, मतलब रसगुल्ले का रस, जलेबी का रस, ये चीज़ आपकी बनती होगी, ठीक है। अब रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब होता है, इसको हम लक्षण देखने वाले हैं, डेफिनेशन देखने वाले हैं कि जीवा जिसका विषय को ग्रहण करे, मतलब जीवा जिस विषय को ग्रहण करती है उसको रस कहते हैं। रस जरूर नहीं रस मीठा ही हो, रस कड़वा भी हो सकता है, तीखा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आप नमक खा लो तो उसका भी रस मिलेगा, अगर आप ऐसी कड़वी चीज़ खा लो, खट्टी चीज़ खा लो, संतरा, तो उसका भी रस मिलेगा। यानी रस क्या होता है? जिस भी विषय को आपकी जो जीवा है वो ग्रहण करती है उसको हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब जीवा क्या होती है? आपकी टंग के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। और जीवा क्यों ग्रहण कर पा रही है? क्योंकि जीवा में क्या हमारी इंद्रिया होती है, ठीक। कौन सी इंद्रिया होती है? रसन इंद्रिया। रसन इंद्रिया की वजह से ही वो जीवा जो है वो हर एक विषय के ग्रहण को, मतलब हर एक जो भी विषय होता है उसको ग्रहण कर पाती है, ठीक। फिर हम बात करते हैं महाभूत की। वैसे तो रस में 5 महाभूत होते हैं, लेकिन अधिकतर केवल जल और पृथ्वी महाभूत की ही प्रेजेंट होती है। फिर अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है, इसको हम बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पर भेद देख लेते हैं। रस के 6 भेद होते हैं: मधुर, आम्ल, लवण, खट्टू, तिक्त, कसाय, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पर आपको इनको हिंदी में नहीं पता हो तो मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। मधुर को स्वीट बोलते हैं, अमल को सोर बोलते हैं, लवण को साल्टी बोलते हैं, और कट्टू को हम यहाँ पर बिटर बोलते हैं, और तिक्त को पंजेंट बोलते हैं, और कसाई को हम स्पाइसी हैं, जो मिर्च मसाले वाला खाना होता है उसको हम कसाई बोलते हैं। तो इस प्रकार से 6 रस होते हैं, ठीक। और यहाँ पर काश्यप जो होते हैं, काश्यप यानी जो बच्चों के लिए इन्होंने संहिता लिखी थी, उन्होंने क्या बताया? जो मधुर को स्वादु कहते हैं, यानी मधुर को क्या बोला? स्वादु। स्वादु क्यों कहा है? क्योंकि जो बच्चों को मधुर रस बहुत ज़्यादा मीठा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, स्वादिष्ट लगता था, इसलिए मधुर को यहाँ पर क्या बोल दिया उन्होंने? स्वादु बोल दिया, ठीक। फिर हम बात करते हैं कार्य के। तो रस के क्या कार्य होते हैं? तो कार्य को पढ़ने से पहले हम फिर से देखते हैं, रस के 6 प्रकार हम एक साइड में लिख लेते हैं। तो उसका कार्य क्या होता है? यानी जो ऊपरले फर्स्ट 3 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, ये क्या करते हैं? कफ की वृद्धि करते हैं, वात का शमन कर देते हैं। क्या मैं फिर से बता रहा हूँ? देखो जो ऊपरले 3 रस होते हैं यानी मधुर, अम्ल, लवण, ये क्या करते हैं? कफ की वृद्धि करते हैं, यानी कफ कारक होते हैं। एंड वात हर होते हैं। कर का मतलब होता है किसी चीज़ की वृद्धि करने वाला, हर का मतलब होता है शमन करने वाला। जैसे आपने सुना भी होगा बहुत सारे डायलॉग कि भगवान मेरे दुखों को हर लो। हर लो मतलब कह रहे हैं कि उनका नाश कर दो, उनको मेरे जीवन से हटा दो, इस तरह से, ठीक। तो कफ कर यानी वात को बढ़ाने वाला होता है ये 3 रस, और वात को शमन करने वाला होता है। देखो कभी भी अगर आपकी बॉडी में वात की वृद्धि हो जाए तो आप मधुर, अम्ल, लवण का सेवन कर सकते हो, क्योंकि ये कफ की वृद्धि करेंगे तो अल्टीमेटली वात का क्षय हो जाएगा। जो कफ और वात है वो कैसे चलते हैं? अपोजिट चलते हैं। यानी अगर कफ बढ़ेगा तो वात घट जाएगा, और वात बढ़ेगा तो कफ घट जाएगा, यानी हमेशा ही अपोजिट चलते हैं। मैंने फिर जो ऊपरले 3 रस थे वो क्या होते हैं? कफ की वृद्धि करते हैं, वात का शमन करते हैं। और जो नीचले 3 रस होते हैं इसके अपोजिट हो जाएंगे, वो कफ को डिक्रीज करेंगे और वात को इंक्रीज करेंगे, ठीक। और इनके जो बीच में 3 रस आते हैं, अम्ल, लवण और खट्टू, ये क्या करते हैं? पित्त की वृद्धि करते हैं, ठीक है। और मधुर, तिक्त, कसाई क्या करेंगे? मधुर, तिक्त, कसाई क्या करेंगे? पित्त का शमन कर देंगे। तो इससे आपको क्या पता लग गया कि जो 6 जितने भी रस होते हैं उनके हमारे दोषों के अनुसार कार्य देख लिए, ठीक है। दोषों के अनुसार क्या कार्य होते हैं कि जो ऊपरले 3 रस होते हैं वो कफ की वृद्धि करते हैं, जो नीचले 3 रस होते हैं वो वात की वृद्धि कर ले, और जो बीच के 3 रस होते हैं वो पित्त की वृद्धि करते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हो। अब बात आती है इनकी महाभूत की, ठीक। जैसे मधुर में जल और पृथ्वी होता है, अमल में पृथ्वी प्लस जल होता है, लवण में जल प्लस अग्नि होती है, इसमें वायु, अग्नि, और इसमें वायु और आकाश, और कसाय में होते हैं वायु, पृथ्वी, ठीक। ये जनरली आपको महाभूत याद होती नहीं है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट याद करें, जिसके लिए आप एक नंबर याद कर सकते हो: 54, 53, 43, 23, 12, 52, ठीक है। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपके महाभूत भी याद हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको इसके नंबर को याद करने से पहले आपको जो भी महाभूत है वो सीक्वेंस से याद होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे आकाश आता है, दूसरे पे वायु, तीसरे पे अग्नि, चौथे पे जल, पाँचवें पे पृथ्वी, ठीक। अब पाँचवें पे क्या आ रहा है? पृथ्वी आ रहा है, चौथे पे क्या आ रहा है? जल आ रहा है। यानी आपको जब देखो पृथ्वी लिखनी है और जल लिखनी है। उसी तरह पाँचवें पृथ्वी आता है, तीसरे पे हमारे पास जल आता है, तीसरे पे जल नहीं आएगा, तीसरे पे आएगा हमारे पास अग्नि, ठीक है। देखो ये सीक्वेंस है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो ये सीक्वेंस है वो आपका गलत नहीं होगा, इसी के अनुसार ही आपको लिखना है, ठीक है। इसमें कहीं मिस्टेक भी हो सकती है मुझसे, लेकिन जो मैंने हमेशा इसी से याद किया है। नंबर याद कर लेता हूँ तो मैं अपने अनुसार ही लिख देता हूँ, मैंने कभी इनको पढ़ा भी नहीं है, ठीक। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कट्टू का, अगर आपसे पूछ लिया जाए कट्टू में कौन से महाभूत होते हैं, तो आप नंबर याद करोगे, जो कट्टू है वो चौथे नंबर पर आता है। तो 54, 53, 43, 23 पे कौन कौन सा आ जाए? 2 पे कौन सा है? देखो अगर मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ उसी महाभूत का, ये आकाश होता है फर्स्ट पे, दूसरे पे वायु होता है, तीसरे पे अग्नि होता है, ठीक है। इस तरह से आप कर लेना। अब जैसे मैंने आपसे कट्टू का पूछा था, कट्टू के दूसरे पे क्या आता है? हमारे पास वायु आता है, और तीसरे पे क्या आता है? हमारे पास अग्नि आता है। यानी कि 2 और 3 पे कौन है? वायु और अग्नि। यानी कट्टू का कौन से महाभूत हो जाएंगे? वायु और अग्नि। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है ये आपको याद रखना है, बस आपको ये नंबर याद रख लेना, बहुत सिंपल नंबर
54, 53, 43, 43, 23, 12, 52, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है। हम ऋतु की बात कर लेते हैं कि कौन से रस में कौन सी ऋतु होती है, जैसे हेमंत, वर्षा, शरद, ग्रीष्म और शिशिर और वसंत। ठीक है। ऋतु यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करनी, लेकिन जो अष्टांग में ऋतु आएंगी मैं उनके अनुसार आपको बता दूंगा याद करना। ठीक, आपका इंपॉर्टेंट याद करना है इनका, रस का क्या कार्य होता है हमारा, और महाभूत कौन कौन से इसमें महाभूत प्रेजेंट होते हैं। हम देखते हैं द्रव्य को वर्गीकरण। देखो, द्रव्य का जो यहाँ पर वर्ड से मतलब लिया गया है वो लिया गया है ड्रग से मतलब। ठीक है। वैसे द्रव्य कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो भी हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो द्रव्य का मतलब है वो लिया गया है ड्रग से। तो यहाँ पर अब द्रव्य का वर्गीकरण मतलब इसका क्लासिफिकेशन देखने वाले, ड्रग्स का किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे हम प्रभाव के भेद, प्रभाव का मतलब होता है उसका इफेक्ट। ठीक, जैसे आपने कोई खाना खाया तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, या आपने कोई कार्य करा तो उसका क्या इफेक्ट हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, प्रभाव। ठीक, वो जो प्रभाव है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है दोष प्रशमन, दूसरा होता है धातु प्रदूषण, तीसरा होता है स्वास्थ्य वृत्त। यानी कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो क्या करते हैं, तो दोष को प्रशमन करते हैं। प्रशमन का मतलब होता है शांत करने। देखो आपने 3 चीज़ पढ़ी होंगी, दोषों का संचय, दोषों का प्रकोप, दोषों का प्रशमन। तो यहाँ से वही वर्ड आता है प्रशमन, मतलब उन दोषों को शांत करना। मतलब कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जो दोषों को शांत करते हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में वात का बढ़ा हुआ तो आप तेल मतलब ऐसे द्रव्य का सेवन करोगे जो कि होता है तेल, जो करता क्या है, वात को कम करता है। तेल वात का शमन कर देता है, घृत पित्त का शमन करता है, और मधु कफ का शमन करता है। देखो यहाँ पर 2 प्रकार की चिकित्सा हम देखेंगे आगे जाके, एक शोधन होता है, एक शमन होता है। शोधन में दोषों को पूरी तरह से हम बॉडी से बाहर कर देते हैं, लेकिन समन में हम केवल दोषों को शांत करते हैं। समन में ये तीनों चीज़ आती है, मतलब यहाँ पर केवल दोषों को शांत किया गया, पूरी तरीके से दोषों को बाहर नहीं निकाला गया शरीर से। ठीक है। फिर आता है धातु प्रदूषण। धातु प्रदूषण ये है कि जो आपकी बॉडी की धातु होती है वो क्या हो जाए, दुष्ट हो जाए। दुष्ट कब होगी, यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है, यदि आप ऐसे द्रव्य का सेवन करते हो जैसे मधु प्लस घृत, ये दोनों क्या एक द्रव्य है, तो इनके प्रभाव से क्या होगा, आपकी जो बॉडी की धातु है वो प्रदूषित हो जाएंगी। कैसे, जैसे मधु का अगर आप मान लो 1 मोल लेते हो, घृत का भी 1 मोल लेते हो, अगर दोनों को इक्वल क्वांटिटी में 1-1 मोल लेते हो तो वो आपके शरीर के सारे धातु को प्रदूषित कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी मृत्यु हो जाएगी। फिर आता है स्वस्थ वृत्त, मतलब अगर आप ऐसे आहार द्रव्य का सेवन करते हो जो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं, जैसे कि आप यव हो गया, जौ हो गया, गेहूँ हो गया, कुछ भी आप इसमें जो भी आहार द्रव्य होते हैं ये इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आता है योनि भेद, उत्पत्ति भेद से। यानी कि योनि भेद का मतलब होता है ओरिजिन। ठीक है। ओरिजिन भेद से, उत्पत्ति भेद से क्या द्रव्य का वर्गीकरण देखते हैं यहाँ पर। यानी जो द्रव्य है वो आपको 3 प्रकार से मिल सकते हैं। एक होता है जंगम द्रव्य, यानी कि आपको ऐसे द्रव्य जो एनिमल से प्राप्त हो। एक होता है औद्भिद द्रव्य, एक ऐसे द्रव्य जो हमारे प्लांट से मिलते हो। एक होता है पार्थिव द्रव्य जो कि आपको जमीन के भीतर से मिलते हो, जैसे कि जमीन के भीतर से आपको सोना मिल सकता है, चांदी मिल सकता है, फॉसल्स मिल सकते हैं, लोहा मिल सकता है, तांबा। जितने भी द्रव्य पृथ्वी के अंदर से मिल रहे हैं उनको पार्थिव कह रहे हैं, नाम से ही क्लियर पार्थिव, यानी पृथ्वी के अंदर से मिलने वाले द्रव्य। ठीक। फिर हम बात करते हैं द्रव्यों की गणना। देखो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है द्रव्य को गणना मतलब द्रव्यों की संख्या कितनी है, द्रव्यों मतलब कितने कितने द्रव्य। जैसे यहाँ पर 9 फलाने द्रव्य बताए गए। फलाने मतलब फल से रिलेटेड है, मतलब ठीक है। 100 मूलाने द्रव्य, मूलाने यानी मूल से रिलेटेड है। 8 दुग्ध होते हैं, 8 मूत्र होते हैं, शोधन द्रव्य 6 होते हैं, यानी 5 लवण होते हैं, 4 महास्नेह होते हैं। यानी 7 की इन चीज़ों के बारे में हमें संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक। जैसे और यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, वैध औषधि रोग प्रयोग को जानता है। मतलब जो भी वैध होता है उन औषधि, जितनी भी यहाँ पर औषधि लिखी है, द्रव्य लिखे गए हैं, ड्रग्स लिखी गई है, अगर इनके प्रयोग को जानता है कि कहाँ पर फलाने द्रव्य यूज होगा, कहाँ पर मूलाने द्रव्य यूज होगा, दूध का क्या उपयोग होगा, मूत्र कहाँ पर यूज होगा, शोधन कौन कौन से द्रव्य करते हैं, कौन से 5 लवण होते हैं, कौन से 4 महास्नेह होते हैं, इन सभी द्रव्य के बारे में या इन सभी औषधियों के बारे में जानने वाला जो वैध होता है वो आयुर्वेद शास्त्र को भी ज्ञाता होता है। मतलब वो आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता होता है, या आप कह सकते हो वो अच्छा वैध होता है। फिर यहाँ पर पढ़ते हैं हम जो पहला पॉइंट है 19 फलाने द्रव्य। फलाने मतलब ऐसे जो द्रव्य जो हमें फल से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक। जहाँ पर मैंने 19 को 19 नाम लिखे, साडंगनी, विडंग, त्रिपुष्प, मदन, धामार्ग, इच्छुवागु, जीव, मूतक, कृत, वेदन, मुलेठी, स्थूलजन, लीतक, प्रक्रिया, उदकारिया एंड प्रतिपुष्पी एंड उभिया अंत कठोर पुष्पी एंड हस्तेर्ण शरद एंड कंपिलक एंड आरभगत एंड कुटज। देखो यहाँ पर नाम में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो आप प्रेफर करना अपनी चरक संहिता की बुक में से इनको एक बार देख लेना। लेकिन अब यहाँ देखो, अगर मैं बात करूँ इनको याद करने की, तो मैंने तो ये याद की नहीं थी। जनरल इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट प्रॉप का काम नहीं है इनको याद करना। वो आपके आगे यानी जब सेकंड थर्ड प्रॉप में आएंगे तो ये आपके जब काम आने वाले हैं। यहाँ पर आप देख लिए, यहाँ पर आप इनको एक दो बार पढ़ सकते हो ताकि आपको कुछ याद हो जाए। ठीक है। पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनको याद मत करो, क्योंकि जो हमारे पीए होती है, आप लोगों के पीओ टेस्ट वगैरह होते हैं, इनमें टीचर जनरली पूछ लेता है कि फलाने द्रव्य लिखो, मुलाने द्रव्य लिखो। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि बच्चों को जो रटने वाले क्वेश्चन दे। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देगा जिनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट वगैरह लगता हो। ठीक है। देखो मेरी मानो तो मैंने तो याद की नहीं थी, आप अपना देख लेना। ठीक है।
फिर आता है फलाने द्रव्य का प्रयोग स्थल, यानी जितने भी फलाने द्रव्य हैं इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। पहला होता है वमन में। वमन में कह रहा है कि जो 8 फलाने द्रव्य होते हैं जो वमन के लिए उपयोग होते हैं। अभी वमन क्या होता है, अगर आपने पंचकर्म में पढ़ा होगा तो वमन होता है, विरेचन होता है, शिरोविरेचन होता है और नश्य होता है, वस्ती होती है। मैंने गलत बोल दिया, देखो वमन होता है, विरेचन होता है, ठीक। फिर तीसरा होता है शिरोविरेचन जिसको हम नस्य भी कह देते हैं। फिर वस्ती, और वस्ती में 2 आती है, एक अनुवासन वस्ती, एक आस्थापन वस्ती। अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक के हमने अनुसार बताया है। आचार्य चरक के अनुसार वमन का मतलब होता है उल्टी कराना, मतलब आपको ऐसी औषध का सेवन कराया जाता है जिसकी वजह से आप उल्टे कर सको। चाहे आपको बहुत ज़्यादा घृत पिलाया जाए, चाहे आपको ऐसी औषध दी जाए जिसकी वजह से आपको कह रहा है कि उल्टी कराए। उल्टी क्यों करा जाता है, जैसे उल्टी क्यों करा जाता है, क्योंकि इस वमन में क्या होता है, उल्टी इसलिए कराते हैं क्योंकि जो कब्ज उसकी बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है और उसको शरीर से निकालने के लिए आप क्या कराते हो, वमन कराते हो, यानी उल्टी कराते हो, ठीक है। ऐसी औषध का सेवन करा देंगे जिसकी वजह से जितना भी हमारा जमा वो कब्ज बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि 8 द्रव्य होते हैं। एक होता है धामार्ग, एक होता है इच्छुभाव, एक होता है जीमूतक, एक होता है कृत वेदन, एक होता है मदनफल, एक होता है कुटज, एक होता है त्रिपुष्प, एक होता है हस्तिपर्ण। देखो इनको आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट। देखो मैंने ये तो ये याद किए थे जो थोड़ा बहुत काम भी है, ये इनको मैं याद करने से मेरे कोई काम आने वाला नहीं है क्योंकि मुझे ये नहीं पता है ये द्रव्य किस में यूज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि ये जो मतलब 8 वमन, इनमें से जो 8 वमन, इनमें से जो 8 द्रव्य है वो वमन के लिए यूज हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनको याद किया था। फिर दूसरा होता है शिरोविरेचन और नस्य। शिरोविरेचन और नस्य, नस्य के लिए शिरोविरेचन अपामार्ग सबसे जो बेस्ट होता है शिरोविरेचन के लिए, नस्य के लिए वो कौन सा होता है, अपामार्ग तंडुल्य। अध्याय में हम इसको पढ़ेंगे। वैसे तो अपामार्ग का एक बीज होता है, वो सबसे जो बेस्ट होता है वो ये यूज होता है, ठीक है। फिर जितने भी जो बाकी के जो देश, देखो 8 यहाँ पर हो गए, 1 यहाँ पर हो गए, 9 हो गए, तो बचे कितने टोटल, कितने 19 बचे, कितने 10। तो जितने भी शेष हमारे द्रव्य बचे वो विरेचन के लिए यूज हो जाते हैं। जो 10 द्रव्य है वो विरेचन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मैंने ये 2 याद किए थे कि इन 2 से क्या हो जाएगा, ये मेरे कुछ काम के आते हैं, ठीक है। अगर मान लो 19 फलाने द्रव्य काम आते हैं तो मैं इनको वमन में लिखूंगा, शिरोविरेचन लिखूंगा, शेष करके ये लिख दूंगा, तो टीचर को लगेगा कि इसको बच्चे को पता है कि इनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं 16 मूलानी द्रव्य, मतलब 16 ऐसे द्रव्य है जो आपको मूल से प्राप्त हो। मूल का मतलब होता है रूट, जैसे कि किसी भी प्लांट के रूट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। मतलब कौन किस प्लांट से आप, मतलब किस प्लांट के जो रूट होते हैं उनसे कौन कौन से द्रव्य आपको प्राप्त हो सकते हैं या प्राप्त करोगे। जैसे कि यहाँ पर हस्तदंती, हेमवती, श्यामा, त्रिवर्त, अधोगुड़ा, सप्तला, श्वेतनामा, प्रत्येक श्रेणी, गवाक्षी, ज्योति, विस्मति, बिंबी, सनपुष्पी, विपाणिका, अजगंधा, द्रवंती, श्रेणी। देखो अगर कोई एक आध नाम गलत लिख रहा हो तो आप बुक से प्रिपेयर कर लेना, ठीक। जैसे मुझे याद आ रहे थे मैंने अपने धुरे से ही लिख दिए, कोई ऐसा बुक का मैंने यूज़ नहीं किया यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ पर बताया जाए मूलानी द्रव्यों का प्रयोग स्थल मतलब कितने मूलानी द्रव्य है, मतलब इन मूलानी द्रव्यों को कह रहे हैं कहाँ पर यूज होगा। जैसे यहाँ पर बताया जाए वमन के लिए कह रहा है सनपुष्पी, बिंबी और हिमवती। सनपुष्पी, बिंबी और हिमवती। तो मैंने कैसे याद किया था, देखो मैंने तो ऐसी ट्रिक बना ली थी, हवस करके, यानी इस तरह से बना ली थी है। वैसे आप भी ऐसे कोई ट्रिक बना सकते, जरूरी नहीं मेरी ट्रिक कोई फॉलो करो, मैं तो उल्टी सीधी ट्रिक बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ याद रहे। फिर आता है शिरोविरेचन जिसको हम नस्य भी कहते हैं, उसके लिए श्वेतनामा और ज्योतिष्मति। श्वेतनामा और ज्योतिष्मति 2 द्रव्यों का आप यूज होते हैं। फिर जो बाकी के जो 11 द्रव्य है, जो बाकी के 11 जो मूलानी द्रव्य है वो किसके लिए यूज होते हैं, विरेचन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक। अगर आप इनको ज़्यादा याद कर ले तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं मूत्र के बारे में। देखो मूत्र के बारे में, मूत्र की जो संख्या होती है हमने पहले भी पढ़ा था कि 8 प्रकार का मूत्र होता है और 8 ही प्रकार का दुग्ध होता है, ठीक। अब 8 इनकी जो संख्या होती है मूत्र की वो 8 होती है। इनके सामान्य जो गुण होते हैं, यानी मूत्र कैसा होता है, गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है, अरुक्ष होता है, कटु लवण होता है, ठीक है। गर्म तो आपको फील होता ही होगा, जैसे कि देखो अगर जो भैंसों का जो काम करते होगे तो उनको थोड़ा बहुत जो छींटे आते हैं तो गर्म वो फील होता है। या फिर जो आपका नॉर्मल टॉयलेट भी होता है तो वो भी क्या होता है, इंसान का भी वो भी क्या होता है, गर्म होता है। तीक्ष्ण तो होता ही है, ठीक। तीक्ष्ण क्यों होता है आप ऐसा मान सकते हो, गर्म किस वजह से, वो पित्त की प्रॉपर्टी की वजह से है, ठीक है। और पित्त की प्रॉपर्टी की वजह से गर्म होता है तो उसकी वजह से तीक्ष्ण भी होता है। और आरुक्ष होता है, कटु और लवण होता है, ठीक। मतलब रस में कैसा होता है, कटु और लवण होता है। ये जनरली सामान्य गुण होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रयोग की, यानी मूत्र का प्रयोग किस किस के लिए होता है। यानी जो 8 प्रकार के मूत्र हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेशली कोई नहीं बताया, लेकिन एक जनरल फीचर बता देगी, जनरल गुण बता देगा, जनरल प्रॉपर्टी बता देगी किस किस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आप विषनाशक के लिए यूज़ कर सकते हो, मतलब कह रहा है अगर किसी की बॉडी में कह रहा है किसी ने सांप ने काट लिया, किसी प्रकार का जो विष चढ़ गया तो उसके लिए आप मूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से मूत्र का प्रयोग करते हैं स्पेशली नहीं बताया गया, टोटल एग्जैक्ट करके 8 के गुण के यहाँ पर लिख दी गई। कह अग्नि दीपक होता है, मतलब अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। मतलब अगर आप टॉयलेट का जो मूत्र होता है इन 8 का भी हम देखेंगे, जो भेड़ बकरी अगर हम इनको करते हैं तो आपकी जो अग्नि है, ठीक है, डाइजेस्टिव फायर है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर होता है पांडु रोग, यानी कि एनीमिया की कंडीशन में भी कह रहा है मूत्र का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। फिर होता है त्रिदोष सामक। त्रिदोष सामक मतलब ये होता है जो मूत्र होता है वो तीनों दोषों को शांत करते हैं। 3 दोष कौन कौन से, वात, पित्त, कफ को। जैसे कि यहाँ पर लिखा है
कि कफ को शांत करता है और वायु का अनुलोमन करता है। ठीक है, मतलब कफ को तो वो डिक्रीज कर, अगर कफ बढ़ा हुआ है तो मूत्र कफ को शांत कर देगा और वायु का अनुलोमन कर देगा। जैसे कि देखो जनरली जो बात की डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है, जिसकी वजह से जो आपके मूत्र पुरीज है वो अच्छे से निकल पाते हैं। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है जो बात की डायरेक्शन वो ऊपर की ओर हो जाती है। ठीक, ऊपर की ओर हो जाने की वजह से जो मूत्र होता है उसको फिर से नीचे की ओर डायरेक्शन कर देता है, जिसके हम कहते हैं बात अनुलोमन। देखो नॉर्मली जो कह रहा है कि हमारे जो बात की डायरेक्शन होती है वो नीचे की तरफ होती है, कभी कभी कह रहा है किसी कारणवश जो कह रहा है कि वो ऊपर की ओर हो जाती है और आप मूत्र का सेवन करते हो तो वो फिर से नीचे की तरफ हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, बात का अनुलोमन कहते हैं। फिर होता है पित्त को बाहर कर देता है, यानी कि देखो मूत्र क्या करता है, विरेचक होता है। वो को आप ऐसे मान सकते हो विरेचन होता है, जिसकी वजह से वो कह रहा है गुदा के थ्रू जितना भी हमारी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा होगा उसको बाहर कर देता है। इसलिए पित्त को हम त्रिदोष सामक भी कहा जाता है। देखो 2 पॉइंट तो मैंने जरूर याद किया, एक विषनाशक वाला, एक अग्निदीपक वाला, एक त्रिदोष सामक। ये 3-4 पॉइंट तो मैंने ऐसे अच्छे से कर लिए थे। पांडु रोग भी इन कर ही लेना, क्योंकि मैंने सारे पॉइंट वही लिखे थे। होते तो बहुत सारे, जब भी आप चरक संहिता आपने खोल के देखोगे तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है जैसे कि इतिहास होता है ना, हमें सब कुछ याद करना है, लेकिन मैंने यही किया कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं याद करने उनको लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि 8 प्रकार का मूत्र तो होता है, लेकिन वो कौन कौन से मूत्र होते हैं। पहला होता है भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गौ का मूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊँट का मूत्र, घोड़े का मूत्र, गधे का मूत्र। ठीक, ये होते हैं। लेकिन यहाँ पर इनके आयुर्वेदिक नाम भी लिखे हुए हैं, अगर आप चाहो तो कर लेना, लेकिन मैंने नहीं किए थे। ठीक, मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे तो मैंने नहीं किया। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे हो तो आप अपनी चरक संहिता की बुक खोलना तो यहाँ पर उसको देख सकते हो। जैसे हम पहले इनको हम याद करें, पहली बात आती है इनको आपको सीक्वेंस याद करने। सीक्वेंस याद करोगे कैसे, जैसे आप देखते हो इनको मैंने कैसे याद किया था, मैंने इनको एक ऑर्डर के हिसाब से याद किया, मतलब शेप के, मतलब साइज़ के अनुसार। जैसे कि भेड़ और बकरी का जो साइज़ है वो थोड़ा बराबर है, भेड़ बकरी। फिर जो गऊ और भैंस का जो साइज़ है वो थोड़ा बराबर ही है, मतलब इक्वल साइज़ का होता है। इस तरह से जो भेड़ बकरी का साइज़ इक्वल होता है, गाय भैंस का साइज़ थोड़ा इक्वल होता है, और हाथी और ऊँट का भी कह रहा साइज़ इक्वल होता है, मतलब दोनों बड़े बड़े होते हैं। फिर और घोड़े और गधे का जो साइज़ होता है वो इक्वल होता है। मतलब साइज़ के अनुसार मैंने याद कर लिया था कि भेड़ हो गई तो भेड़ के साथ मैं बकरी रख दूंगा, और मैं गाँव के साथ भैंस रख दूंगा, और ऊँट के साथ मैं हाथी रख दूंगा, घोड़े के साथ गधे रख दूंगा। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे याद नहीं करते तो जब आपको एकदम से पूछ लिया जाएगा ना, जैसे मान लो आपने नॉर्मल ये पढ़ लिया और उसके बाद 2-3 बार जब एग्जाम आएगा तो याद ही नहीं रहेगा यार किसका था। फिर तो आप सारे जानवरों के नाम लिख दोगे, कुत्ता बिल्ली भैंस सब याद आने लगेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि एक आध कोई मिस हो गया अलग से लिख दिया। ठीक है, इसलिए आपको इस तरह से याद करने हैं। फिर हम बात करते हैं जो ये 8 प्रकार के जो मैंने मूत्र बता दिए उनके क्या क्या गुण होते हैं, लेकिन मैंने हाँ क्या क्या गुण होते हैं, जिनमें मैंने पहले रस का पहले गुण लिखा हुआ है, मतलब कौन से मूत्र में कौन से प्रकार का रस होता है। जैसे भेड़ और मूत्र में तिक्त रस होता है, बकरी का कसाय और मधुर होता है, गौ का मधुर होता है। ठीक, भैंस में कोई भी ऐसा रस नहीं बताया गया है। हाथी का कह रहा लवण होता है, ऊँट का तिक्त होता है, घोड़े का कह रहा कटु और तिक्त होता है, और गधे का भी यहाँ पर कोई नहीं बताया, मतलब गधे का और भैंस का कोई भी यहाँ पर गुण रस नहीं बताया गया है। ठीक है, रस नहीं बताया गया, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक, अब जैसे भी आपको करना है कि मधुर, फिर मतलब जैसे भी आपको कर सकते हो इसमें, जैसे कि मधुर के बाद क्या आता है, अम्ल आता है। अम्ल इसमें किसी में भी नहीं है, तो इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि अम्ल तो मैं किसी में भी नहीं लिखूंगा। ठीक, मधुर है, लवण है, फिर आपको याद रखेंगे मधुर मध्य को यहाँ से दूसरे से स्टार्ट करना कि मधुर लिखना। फिर आप याद रखना चौथे में कुछ नहीं है। उसके बाद मधुर के बाद क्या आता है, अम्ल आता है, अम्ल किसी में नहीं है, तो क्या बचेगा, लवण बचेगा। ठीक, लवण बचेगा। तो यहाँ पर आता है हमारे पास कटु आता है, तो कटु वगैरह की एक को छोड़ देना, फिर कटु तिक्त, फिर यहाँ पर तिक्त लिख देना और ऊपर भी तिक्त लिख देना। इस तरह से आप याद कर सकते हो। फिर कटु तिक्त कसा है, देखो मैंने तो एक ऑर्डर बताया ताकि आप इनको अच्छे से याद करो। अगर आप डायरेक्ट रटोगे तो गारंटेड आपको याद नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक ऑर्डर से बना लोगे, जैसे मान लो यहाँ से याद कर लेते, जैसे कटु तिक्त, जैसे आप कटु तिक्त और ऊपर से भी कह रहे थे तिक्त कसा है, मतलब तिक्त कटु तिक्त जो से भी आपको याद करना है कि ऐसे ऑर्डर बना लेना ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ये मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन इसके गुण में बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी हुई, मैंने वही लिखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे पहला गुण हो गए कि किस मूत्र का क्या गुण होता है वो आपको याद कर सकते हैं, और दूसरा होता है कुछ पॉइंट। ठीक, जैसे कि भेड़ का मूत्र को पित्त को रोकने वाला होता है, मतलब पित्त का अवरोधी होता है। दूसरा जो बकरी का जो मूत्र होता है दोष नाशक होता है, मतलब जो आपकी बॉडी में दोष होते हैं उनका नाश करने का काम, मतलब वात दोष पित्त दोष कब तो उसकी वृद्धि हो रही है तो उनको नाश करने का काम कौन करता है, बकरी का मूत्र। फिर दूसरा होता है गौ का मूत्र होता है वो कुष्ठ स्किन डिसऑर्डर के लिए होता है। जैसे आपने देखा भी होगा बहुत जगह गाय का मूत्र पीने के लिए भी बताया जाता है, वो आपकी स्किन के लिए बताया जाता है, पेट को साफ करने के लिए बताया जाता है, जो पेट में कीड़े होते हैं उनके लिए बताया जाता है। जैसे बाबा रामदेव है वो भी कह रहे हैं कि गाय का मूत्र को बेचते भी है, और आपने गाँवों में देखा भी होगा बहुत से लोग गाय का मूत्र को पीते भी हैं। ठीक है, गाय का मूत्र पीना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इसको गलत भी मानते हैं, जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग समझना है वैसे आप समझ सकते हो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर भैंस के मूत्र के बारे में। जो भैंस का मूत्र वो किसके लिए यूज होता है, अर्श यानी पाइल्स में, यानी मतलब जिस भी रोगी को जो पाइल्स होती है तो उसमें आप उसको भैंस का मूत्र पिला सकते हो। फिर आता है हाथी में भी क्या होता है, जिसको भी स्किन डिसऑर्डर हो, कुष्ठ हो, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, हाथी का मूत्र।
और ऊँट में भी कह रहा है कि आप इसमें स्किन डिसऑर्डर में पिला सकते हो। और घोड़े का यहाँ पर बताया जाएगा एप्लिस्प, यानी जो मिर्गी पिर्गी आती है, ठीक है, जिसको हम अपसमार भी बोलते हैं, इसमें घोड़े का मूत्र आप पिला सकते हो। घोड़े का मूत्र कह रहा है, गधे का जो मूत्र होता है वो सबसे हीन होता है, सबसे ज़्यादा बेकार होता है, इसलिए मैंने इसके बारे में कोई ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखे हैं। तो इस तरह से आप मूत्र के बारे में अच्छी खासी डिटेल लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं दूध की। देखो दूध की संख्या भी 8 होती है, ऐसे मूत्र की तरह ही। जैसे मूत्र में यहाँ पर 8 प्रकार के मूत्र होते थे, बस उसमें कह रहा है कि मूत्र में गधे का मूत्र होता था, यहाँ पर गधे का मूत्र को हटा देना है, ठीक है। सेम वही है, मतलब मूत्र की जगह आपको क्या कर देना है, दूध कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना कि भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, तो आपको क्या करना है, इनको मूत्र को हटाना है, ठीक। सब सारे सेम ही रहेंगे, बस यहाँ पर गधे की जगह आपको स्त्री का दूध लिखना है। देखो मूत्र की जगह क्या लिखना है आपको, दूध लिखना है। भेड़ का दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, हाथी का दूध, ऊँट का दूध और घोड़े का दूध। और यहाँ पर गधे की जगह आपको लिखना है स्त्री का दूध, क्योंकि जो गधे का दूध है वो सबसे हीन प्रकृति का माना गया है, सबसे बेकार प्रकृति का माना है, इसलिए हमारे गधे का दूध ना रख के स्त्री का दूध रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर हम बात करते हैं दूध के सामान्य गुण। देखो ये तो आपको जनरली क्लियर भी होने चाहिए, आप अपने थोड़े से वैसे पॉइंट बना के ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको रटने ही है, आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। बस इतना ध्यान रख लेना है, जो आपको आयुर्वेद की जो टर्मिनोलॉजी है उनको ज़्यादा फॉलो करना है। जैसे अगर आप सामान्य दूध के गुण कैसे लिखते हैं कि वो बल को बढ़ाता, ताकत देता और हमें एनर्जी देता, आप ऐसे लिखते हैं, ये हो गई जनरल नॉर्मल लैंग्वेज। लेकिन आपको किसके लिखना है, आयुर्वेद की जो थोड़ी टर्मिनोलॉजी वो सुनना है। जैसे कि भ्रमण करता है, मतलब न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। प्रश्न कर रहा है, मतलब पोटेंसी जो होती है, मतलब आप स्पर्म क्वालिटी बढ़ा रहा है। बलवर्धक हो गया, यानी बल को बढ़ाने वाला है। जीवन शक्ति, ये सब कैसे होते हैं, आयुर्वेद के नाम से होते हैं, ठीक है। आयुर्वेद में इनको इस तरह से रिप्रेजेंटेड किया गया है, तो आप भी ऐसे ही लिखने की कोशिश करना, जिससे आपकी हिंदी और जो आयुर्वेद वो अच्छा हो जाएगा, ठीक। जैसे यहाँ पर सामान्य गुण में पहला लिखा हुआ है, जो सामान्य गुण में क्या लिखा है, जो रस में कैसा होता है, यानी जो दूध है वो रस में कैसा होता है, मधुर होता है, ठीक। और मधुर हमेशा क्या करता है, कफ की वृद्धि करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मधुर हमेशा क्या करता है, मधुर का जो कार्य होता है वो कफ की वृद्धि करने वाला होता है। और जो दूध होता है वो रस में मधुर होता है, और मधुर क्या कार्य करता है, कफ की वृद्धि करने वाला होता है। फिर यहाँ पर बताया गया है जो दूध होता है भ्रमण करने का कार्य करता है। देखो हम आगे चल के 2 प्रकार की चिकित्सा भी पढ़ेंगे, एक होती है हमारी भ्रमण, एक होता है लंघन, ठीक है। भ्रमण होता है, लंघन होता है। भ्रमण हम किसमें कराते हैं, भ्रमण कह रहे हैं जो भी व्यक्ति कमजोर हो गया, दुर्बल हो गया, तो कार्य हो गया, तो उनमें हम भ्रमण कराते हैं, ठीक। वो हम कहाँ पर पढ़ेंगे, वो हमने शायद पढ़ लिया है, वो वाला चैप्टर अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 14 था वो। फिर होता है वर्ष्य। वर्ष्य का मतलब होता है पोटेंसी, मतलब आपकी स्पर्म क्वालिटी को इसमें इंक्रीज करा जाता है। मतलब अगर आप दूध पियोगे तो आपकी बॉडी में स्पर्म ज़्यादा बनेंगे। फिर बलवर्धक होता है, मतलब बल को बढ़ाने वाला होता है। जीवन शक्ति, मतलब जीवन को एनर्जी, ताकत देने वाला होता है। श्रमनाश होता है, मतलब थकावट को दूर करने वाला होता है। आप श्रमनाश को कैसे समझ सकते हैं, देखो जो भी आपकी बॉडी में श्रम होती है, थकावट होती है, पेन होता है, वो किसकी वजह से होता है, वात की वृद्धि होने पर, ठीक है। वात की वृद्धि होने की वजह से आपकी बॉडी में थकावट होती है, आपकी बॉडी में पेन होता है। लेकिन यहाँ पर जो मधुर रस है, मधुर रस कहने का मतलब जो दूध है वो क्या कर रहा है, वो मधुर है। मधुर होने की वजह से वो कफ की वृद्धि कराता है, और कफ की वृद्धि कराता है। आप जानते हो कफ की वृद्धि होने पर क्या हो जाता है, वात का अल्टीमेटली समन हो जाता है। वात का समन हो जाता है तो आपकी जो बॉडी का जो श्रम है वो भी क्या हो जाएगा, उसका भी नाश हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, यानी त्रिदोषों को शांत करता है, यानी कि वो वात पित्त को कम करने का कार्य करता है, और कफ को बढ़ाने का कार्य करता है, इसलिए उनका कहते हैं त्रिदोष शांत भी करता है हमारा दुग्ध। फिर आता है उपयोग। देख उपयोग, जैसे यहाँ पर उपयोग गुल्म होगा। गुल्म तो मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों लिखा है इन लोगों ने, स्प्लीन जो भी है, गुल्म स्प्लीन, ठीक है। मुझे नहीं समझ में आया तो आप भी इसको मत करना, ठीक। आपको याद रखना है दुग्ध यानी कि अतिसार यानी डायरिया, मतलब जब भी किसी रोगी को 10 लग जाते तो आप उसको कच्चा दूध पीने के लिए कह सकते हो, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग टू आचार्य हैं, कुछ आचार्य ये मानते हैं कि अगर आपको जो दस्त होते हैं, जो डायरिया होते हैं, उनको लगने पर कह रहा है कि आप उनको दूध का सेवन करा सकते हो, जिसमें वो उपयोगी होते हैं, ठीक है। ज्वर में भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ज्वर में भी मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। क्योंकि ज्वर में हमारा होता है क्या है, जो अग्नि होती है वो बहुत ज़्यादा मंद हो जाती है, और दूध को पचाने के लिए हमें अग्नि तेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ आचार्य ने लिखा है ज्वर में भी हम दूध का सेवन करा सकते हैं, ठीक। इनके अनुसार शायद ऐसा माना गया हो कि ज्वर में जो हमारी बॉडी में वात पित्त कफ बढ़ जाए, और जो दूध हो वो उसको कफ की वृद्धि करता हो, यानी कि वात का शमन कर देता हो, जो भी है, ठीक। आप जैसा अपने अकॉर्डिंग आपको कर लेना। देखो मैंने क्या याद किया था, एक अतिसार याद किया था, मतलब दस्त में भी कह रहा है कि जो डायरिया हो जाता है, मतलब जो लूज मोशन होते हैं, ठीक है, उनमें कह रहे हैं कि हम अतिसार यानी दूध का सेवन करा सकते हो। नशे में करा सकते हो। देखो नशे से यहाँ पर एक आता, जब हम क्रियाशरीर पढ़ेंगे तो वहाँ पर नशे मतलब दूध के बारे में, जो स्त्री का दुग्ध होता है ना, जो स्त्री का दुग्ध होता है उसको कहाँ पर, स्त्री को दुग्ध को कह रहा है कि नाक में डालने के लिए, कान में डालने के लिए बताया गया है। कुछ आचार्य ने बताया गया है जो स्त्री का जो दुग्ध होता है, मतलब ऐसी स्त्री जो बच्चे को दूध पान कराती है, ऐसे स्त्री का अगर आप दूध लेकर अपने नाक और कान में कराते हो, नशे कराते हो तो उसके लिए आपको जो सिर विरोचन के लिए सिर से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो सही हो जाते हैं। कुछ आचार्य को ऐसा मानना है, ठीक। फिर होता है वमन। वमन का मतलब होता है कि उल्टी, मतलब भाई पंचकर्म का एक पार्ट होता है वमन, जिसमें हम क्या कराते हैं, किसी भी रोगी को उल्टी जो कराते हैं, ठीक। उसमें भी कह रहे हैं दूध का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
और कह रहे हैं कि हम वस्ती भी करा सकते हैं, यानी वस्ती भी दो प्रकार की होती है, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, जिनमें केवल आस्थापन वस्ती कराएंगे। आस्थापन वस्ती क्या होती है, जो हम अगले साल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में देखेंगे, अभी हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है। जब हमारा चैप्टर नंबर 2 आएगा, ठीक है, तो उसमें द्रव्य के बारे में, उसमें भी केवल वस्तुओं को कह रहे हैं कि द्रव्य के बारे में लिखा है, ज़्यादा उसके बारे में डिटेल नहीं दी गई है। फिर हम कह रहे हैं कि दूध से हम स्नेहन भी करा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं हमारे द्रव्य के उपयोग के। फिर हम बात करते हैं हमारे छठे टॉपिक जो होता है शोधन। मैंने पहले भी बताया 2 प्रकार की चिकित्सा होती है, एक होता है शोधन, एक होता है समन। शोधन में हम दोषों को पूरी तरीके से कह रहे हैं बाहर कर देते हैं, और समन में केवल कह रहे हैं कि हम दोषों को शांत कर देते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले शोधन, यानी कि दोषों को हम अपने शरीर से पूरी तरीके से बाहर कर देते हैं, जो कि हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। मतलब 6 हमारे प्रकार के ऐसे द्रव्य होते हैं जो हमारी बॉडी में सारे दोषों को पूरी तरह से बाहर कर देते हैं, जो कि इस प्रकार के होते हैं। एक तो दूध शोधन, एक होता है छाल शोधन। मतलब कह रहा है कि किसी भी जो द्रव्य होता है उनके दूध शोधन से हम दोषों को पूरी तरह से बाहर कर सकते हैं, या उनके छाल से, ठीक, छाल को हम बार्क भी कहते हैं, ठीक। दूध सेवन, दूध शोधन से कैसे, मतलब आपने 3 वृक्ष का मतलब होता है पेड़, मतलब कुछ ऐसे पेड़ भी देखे होंगे जिनको तोड़ने पे थोड़ा थोड़ा दूध निकलता है। जैसे अक्खा का पेड़ हो गया, अक्खा को जब आप तोड़ते हो तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है। या बहुत सारे ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनमें से कह रहे हैं कुछ ना कुछ लिक्विड वाला जो पोर्शन है वो बाहर निकलता है। इन पेड़ को हम क्या कहते हैं, पेड़ को दूध, मतलब दूध या वृक्ष भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शोधन का मतलब 6 द्रव्य या 6 वृक्ष होते हैं, 3 दूध शोधन होते हैं, 3 होते हैं छाल शोधन, ठीक है, जो क्या करते हैं आपके दोष को पूरी तरह से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जिनमें 3 वृक्ष कौन कौन से होते हैं, स्नूही, अर्क और अस्मंतक। स्नूही, अर्क और क्या है, स्नूही, अर्क और अस्मंतक, ठीक, स्नूही, अर्क और अस्मंतक, ठीक है। ये 3 वृक्ष को आपको याद करना है। जिसमें स्नूही क्या करती है, विरेचन करा देती है। विरेचन क्या करता है, पित्त को शांत करता है। अर्क क्या करता है, विरेचन प्लस वमन, यानी पित्त को भी शांत करता है और कफ को भी शांत करता है। ये मतलब ये 2 पंचकर्म ऐसे ट्रीटमेंट है जिसमें हम एक को पित्त को शांत करने के लिए करते हैं विरेचन, और कफ को शांत करने के लिए वमन करते हैं। फिर होता है अस्मंतक। अस्मंतक हम किस लिए कराते हैं, वमन को शांत कराने के लिए कराते हैं। तो यहाँ पर शोधन में तीन ऐसे वृक्ष बताए जो दूध शोधन होते हैं, मतलब जिनमें से दूध निकलता है, मतलब ऐसे वृक्ष जिनमें से दूध निकलता है, जो है स्नेही, अर्क और अस्मंतक, ठीक है, जिनमें बताया गया है स्नेही विरेचन के लिए, अर्क विरेचन प्लस वमन के लिए, अस्मंतक वमन के लिए यूज करते हैं हम। फिर आता है छाल शोधन। छाल शोधन में भी कह रहा है कि 3 वृक्ष ऐसे बताए गए हैं जिनकी छाल से कह रहा है कि शोधन करने का काम करते हैं, जो कि है पूतिक, तिलवत एंड कृष्णगंधा। मतलब इन पेड़ की, इन वृक्ष की अगर आप छाल लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के जितने भी दोष हैं उनको बाहर कर सकते हैं। जैसे पूतिक विरेचन यानी पित्त को दोष को शांत करता है, तिलवतक विरेचन ये भी कह रहे पित्त दोष को शांत करता है, और कृष्णगंधा क्या करता है, लेप करने का काम करता है। जैसे हम आगे जब चैप्टर नंबर 3 आएगा हमारा चरक संहिता का, तो उसमें हम लेप के बारे में पढ़ेंगे। एक पतला लेप होता है, एक मोटा लेप होता है, तो उसके बारे में डिटेल में वहाँ पर देखेंगे। फिर हम पढ़ने वाले लवण के बारे में, जो कि हमारा छठा पॉइंट है। लवण, लवण मतलब जो नमकीन होता है, लवण जो नमक होते हैं। तो ये 5 प्रकार के नमक बताए गए हैं, काला नमक, सेंधा नमक, औद्भिद नमक, समुद्र नमक, वेट नमक, ठीक है, 5 प्रकार के नमक। जो मैंने कैसे याद किए थे कि काल से आस लगाकर, आस मतलब औद्भिद, और सह मतलब समुद्र नमक, बैठा मतलब वेट नमक, मतलब काल से आस लगाकर बैठा है वो। देखो काल से मतलब काला नमक हो जाएगा, काल से का मतलब सेंधा नमक हो जाएगा, आस से हो जाएगा औद्भिद नमक, सह से हो जाएगा समुद्र नमक, बैठा का मतलब हो जाएगा वेट नमक। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, काल से आस लगाकर बैठा है वो, ठीक। फिर हम बात करते हैं प्रभाग यानी इफेक्ट क्या होते हैं इन रसन के। मतलब जनरली 5 नमक के या 5 लवण के क्या इफेक्ट बताए गए हैं कि शरीर को स्नेहित करने का काम करते हैं, गरिष्म को कौन करे, तीक्ष्ण का करते हैं, अग्निदीपक। जो मैंने याद किया था वो अग्निदीपक, यानी कि आपने देखा भी होगा जब भी आप अपने आहार में कह रहे हैं कि नमक का सेवन करते हो, मतलब नमक गिरते तो उसे होता कि आपके अग्निदीप हो जाती है, मतलब अग्नि बढ़ जाती है, ठीक। फिर हम बात करते हैं प्रयोग की। प्रयोग कहाँ पर होता है, स्नेहन और स्वेदन में। स्नेहन और स्वेदन जब हम पंचकर्म के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि किस तरह से जो लवण है वो स्नेहन और स्वेदन करा जाता है। स्नेहन स्वेदन मतलब क्या होता है, स्नेहन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को स्नेहन कराने का जो कार्य होता है ना, मतलब जैसे घृत पीड़ित का सेवन कराते हैं उसकी से आपकी बॉडी स्नेहन होती है। स्वेदन में क्या होती है कि आपकी बॉडी से कह रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रीम देकर कह रहा है कि पसीने निकाले जाते हैं, तो वो होता है स्वेदन, ठीक। और इसमें जितने भी और पंचकर्म में भी सभी सारे पंचकर्म में यूज़ होता है कौन, लवण। अब पंचकर्म कौन कौन से होते हैं मैंने जैसा आपको बताया, वमन हो गया, विरेचन हो गया, और सिरो विरेचन या नस्य एक ही होते हैं, और 2 वस्ती होती है, अनुवासन वस्ती और आस्थापन वस्ती, जिनमें कौन यूज होता है, लवण यूज होता है, ठीक। इतना आप इसका प्रयोग याद कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं महास्नेह के। महास्नेह का मतलब होता है, महास्नेह का मतलब होता है मतलब स्नेह जो, ठीक। देखो मुझे इतनी हिंदी पे हो गया कि मुझे इंग्लिश में कभी कभी शब्द मतलब पता नहीं होता, ठीक। क्योंकि आपको भी ऐसा ही होना चाहिए कि आप थोड़ा अंग्रेजी को कम करके जो आयुर्वेद के जो टर्म है उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहो, ठीक है। आपको अगर इंग्लिश में लिखोगे, आयुर्वेद के टर्म नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले। वैसे ही कॉपी बहुत ज़्यादा टाइट होती है, तो आप सब यही कोशिश करना कि जितने ज़्यादा हो आयुर्वेद के टर्म लिख सकते हो। जैसे महास्नेह जिसमें आता है घृत तेल वसा मजा, घृत तेल वसा मजा, ठीक। और वसा का क्या होता है, आपकी बॉडी का जो फैट होता है, वजह क्या होता है, जो आपकी बॉडी का बोन मैरो होता है, ठीक। इसको हम बोलते हैं मजा,
ठीक, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? पान में। मतलब कह रहा है कि माइसनम, भाई पान मतलब खाने के लिए। भाई आप घी का सेवन करते नहीं, स्नेह का सेवन करते हो नहीं करते हो? सब्जी में क्या करते हो? तेल गिरते हो। रोटी पे क्या लगाते हो? घी लगाते हो। ठीक है, इन सब का कह रहा है कि आप माइसने की तरह यूज़ करते हो। और अव्यंग करने का, अव्यंग का मतलब मालिश, आप शरीर पे तेल भी लगाते हो, घी भी लगाते हो, और इनका भी कह रहा है कहीं ना कहीं तो प्रयोग होता ही होगा। अभी तो इनके बारे में नहीं बताया गया ज़्यादा, इनका कहाँ और कैसे जो होता है डिटेल में, जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे आगे तो ये सब समझ में आते चलेंगे। फिर यहाँ पर बताया गया नशे के लिए भी कह रहा है, आप जानते हो कान में, नाक में, जैसे नशे का मतलब होता है कि नाक के थ्रू कह रहा है कोई भी ड्रॉप डाली जाती है। घृत भी कह रहा है नाक, देखो तेल जैसे नाक में डालते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो आपके घर के जो बड़े लोग होते हैं वो कान कान और कान में, नाक में, सब में तेल डालते हैं, लेकिन आप तो नहीं डालते, आप लोग मॉडर्न हो गए हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो आपकी जो नोज़ है, ईयर्स है, वो क्या, वो ड्राई नहीं होते, वो एकदम नरिश रहते हैं। ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट भी होता है। फिर हम बात करते हैं लाभ की, तो इसके स्नेह के क्या लाभ होते हैं? हमारा जो शरीर है स्नेहित होता है, और जीवन शक्ति मिल जाए, वन मिलता है, वन मिलता है, वात का नाश होता है। जन नॉर्मल सी बात है, अगर घृत तेल का सेवन करोगे तो आपकी बॉडी को ताकत तो मिलेगी, शरीर को बल भी मिलेगा, और आपको जो वन मतलब जो आपका कलर है स्किन का, वो भी क्या हो जाएगा? फेयर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। और जो हमारे त्रिदोष है उनको शांत भी ये कर देते हैं। ये हमारे पहले चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, औषधि और चिकित्सा। इसके बाद हमारा चैप्टर कम्प्लीटली कवर्ड हो जाएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉलो तो खैर इंस्टाग्राम का होता है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहे। तो अब चलिए लास्ट टॉपिक भी पढ़ लेते हैं इसका, औषधि और चिकित्सा। औषधि मतलब ड्रग्स एंड चिकित्सक, चिकित्सा मतलब डॉक्टर के बारे में बताया गया है। देखो, हम औषधि और चिकित्सा को एक जगह और पढ़ेंगे, जब हम चिकित्सा के चतुष्पाठ पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे कि कौन सी बेस्ट औषध होती है और कौन बेस्ट चिकित्सक होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पढ़ना है, यहाँ पर थोड़ी कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, कुछ पॉइंट्स बताए गए कि औषधि और चिकित्सक के बारे में। ठीक, जैसे बनवासी की सहायता से औषधि की पहचान। ठीक है, अगर आपको औषधि की पहचान करनी है तो आप कैसे पहचान कर सकते हो? मतलब ऐसे लोग जो जंगलों में रहते हैं उनको ज़्यादा अच्छे से पता है कि कौन सी औषधि, मतलब कौन सी औषधि का क्या नाम होता है, क्या वो काम करती है। तो वो किसको पता होगा? जो जो लोग वहाँ जंगल में रहते हैं। आपने देखा भी होगा, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको औषधि का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। जैसे आपने पुराने नाटकों में, कॉमेडियन में जो भी वहाँ पर सब देखा होगा। फिर होता है तत्वविद। तत्वविद का मतलब होता है, तत्वविद का मतलब होता है ऐसे लोग जो औषधि का प्रयोग भी जानते हो, नाम भी जानते हो, रूप भी जानते हो। मतलब तत्वविद ऐसे लोगों को कहा जाता है, चाहे वो जंगल के लोग हो, चाहे आप लोगों, कोई भी हो सकता है। तत्वविद उनको कहा जाता है जो औषधियों का क्या प्रयोग होता है, उनका नाम क्या है, इनका रूप क्या है। ठीक है, ठीक, उन सबको जानने वाले को हम क्या कहते हैं? तत्वविद कहते हैं। फिर आता है श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण, मतलब जो बेस्ट डॉक्टर होता है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, वो प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि सब किसी की परीक्षा ना करे, सबकी परीक्षा करता है। आँख को देख के, आँखों को देखता है, नाड़ी को पकड़ता है, हार्ट रेट को सुनता है, मतलब सब चीज़ों को चेक करता है। लंग्स को सुनता है। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं? श्रेष्ठ चिकित्सक कहा जाता है। और क्या देखता है पेशेंट में? उसके देश को देखता है। देखो, देश में यहाँ पर कई चीज़ आ जाती है। देश का मतलब ये होता है कि वो किस स्थान पर रहता है। मान लो कि कोई मेरे पास पेशेंट हिमालय का आ गया, तो मैं कहूँगा हिमालय में थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। या फिर मैं बोलूँ राजस्थान का आ गया, तो यार राजस्थान में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। पहले तो वो देखना है। दूसरा पॉइंट देख, और देश में आप क्या देख सकते, और देश में देख सकते हो कि वो इसी प्रकृति क्या है। आपको प्रकृति देखनी, बात प्रकृति है, कब प्रकृति है। ठीक है, वो कैसे देखोगे आप? उसके लक्षणों के अनुसार देखोगे। ठीक है, वो देखना है। और देश में एक और भी चीज़ होती है कि एक होता है अनुदेश, जांगल देश। ठीक है, अनुदेश, जांगल देश देखोगे। अनुदेश में क्या होता है? कफ की वृद्धि होती है, और जांगल देश में वात की वृद्धि होती है। वो सब चीज़ आप देखो, वो सब चीज़ कब देखोगे जैसे, और ये चीज़ आपको ऐसे देखनी आएंगी, वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको देखनी आएंगी। ठीक है, फिर आता है काल के अनुसार औषधियों का प्रयोग करें। फिर समय के अनुसार हमें औषधियों का प्रयोग करना है। ऐसे नहीं करना है कि गर्मियों का मौसम है, आपने गर्म ही दवा दे दी, उससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सन आ जाएगी, पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी। तो समय के अनुसार यानी टाइम के अनुसार हमें औषधि का प्रयोग करवाना है। ठीक है, ये बेस्ट चिकित्सक के लक्षण होते हैं। ठीक, फिर आता है अविज्ञात। अविज्ञात का मतलब होता है कि अगर आपको किसी औषध के बारे में नहीं जानता है, जैसे मान लो मैं अगर आपसे कह दूँ मेरे पास कोई औषध है, तो मैं इसी की बात कर लेता हूँ। जैसे मान लो ये होम्योपैथी की हमारे पास दवाई है। ठीक, अब इस होम्योपैथिक दवाई में हम क्या करते हैं कि मैंने मान लिया कि देखो इस होम्योपैथी का ज्ञान मुझे नहीं है। ठीक, इस होम्योपैथी का ज्ञान मुझे नहीं है, वो किसके लिए यूज़ होती है? साइटिका के लिए यूज़ होती है, या फिर बैक पेन के लिए यूज़ होती है, या फिर हमारे सिर में जो दर्द हो रहा है उसके लिए यूज़ हो रही है, ज्वर के लिए मुझे नहीं पता वो किसके लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैं खुद ही डॉक्टर बन के इसका यूज़ कर लेता हूँ। ठीक, वैसे तो होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। पर मान लो कि इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, तो वो आपके क्या हो जाएगी? वो आपके लिए जहर के समान हो जाएगी। मतलब वो बहुत अच्छी है, मतलब इसका जो किसी भी एक डिजीज़ पे बहुत इसका इफेक्ट होता है। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पर उसका हमें ज्ञान ना होने की वजह से उसका जो
काम वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे कि ज़्यादातर वो किस में होता है, एलोपैथी जो मेडिसिन होती है ना उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक, मान लो कि बहुत सारी मेडिसिन आपके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मेडिसिन, लेकिन आपको उनका ज्ञान नहीं है, अगर आप उनका यूज़ करते तो वो आपके लिए जहर के समान हो जाएंगी। ठीक है, तो वहीं यहाँ पर लिखा है कि अविज्ञात औषध विष के समान होती है। ठीक है, मतलब जिन औषधि के बारे में आपको ज्ञान नहीं होता है वो किसके समान होती है, जहर के समान है, विष के समान होती है। यानी कि अगर आप इनका सेवन करते हो तो वो आपकी जान भी जा सकती है। फिर होता है ज्ञात औषध अमृत के समान होती है, और जिन औषध के बारे में आप जानते हो वो कैसे हो जाती है, आपके अमृत के समान हो जाती है। ठीक, क्योंकि आपको पता है ना भी औषध कैसे सेवन करनी है। ठीक, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेके बताऊँ एलोपैथी मेडिसिन का, ठीक, उससे डेथ तो नहीं होती, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे कैल्शियम की जो गोली होती है वो हम फैट सोलूबल के साथ खानी है, मतलब दूध के साथ इसको ले सकते हैं कि जो कैल्शियम की गोली है वो फैट के साथ ही सोलूबल होती है। ठीक, अगर उसको दूध के साथ नहीं लेते हो फैट कैल्शियम की गोली को, तो उसमें आपकी उस कैल्शियम की गोली का, अगर आप कैल्शियम की गोली को दूध के साथ नहीं लेते हो, पानी के साथ लेते हो, तो उससे आपके पेट में भी दर्द हो सकता है और उससे कोई भी आपको बेनिफिट नहीं होगा। मतलब कितनी भी आप कैल्शियम की गोली खा लिए पानी के साथ, आपका उसको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। मतलब कैल्शियम की गोली को आपको फैट सोलूबल यानी कि दूध के साथ या ऐसे स्नेक के साथ सेवन करना ही पड़ेगा, तभी वो आपको जो बेनिफिट पहुंचा सकती है। ठीक, यही होता है उसका ज्ञान। नॉर्मली डॉक्टर को जैसे मान लो किसी को ज्ञान नहीं होता, वो केवल क्या देता है, कैल्शियम की गोली देते थे और बोल देता कि इसका सेवन कर लेना। और औषध सम्यक प्रयोग, मतलब औषध सम्यक का प्रयोग होता है मतलब उचित तरीके से कैसे हम औषध का गहरा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि औषध का आपको नाम पता होना चाहिए, औषध का स्वरूप पता होना चाहिए, उस औषध के उस मेडिसिन के क्या क्या गुण्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और उनको आप किस तरह से प्रयोग करना है, मतलब दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, खाने के बाद लेनी है, खाने के पहले लेनी है, वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक, फिर होता है फिर ये होता है औसत सम्यक प्रयोग। ठीक है, अगर आपको औसत का सम्यक प्रयोग करते हो, यदि आप औसत का सम्यक प्रयोग करते हो तो जो विष सम्यक प्रयोग करते हैं तो जो विष पे भी कह रहा है कि औसत अच्छी तरह से कार्य करेंगे। लेकिन अगर आपने इन औषधों का असम्यक प्रयोग किया, मतलब असम्यक प्रयोग अच्छे से प्रयोग नहीं किया, तो ये जो बेस्ट औषध होते हुए भी कह रहे हैं विष के समान हो जाएंगे। तो इसलिए औषधों का जो मेडिसिन है उनका अच्छे से आपको ज्ञान होना चाहिए, अच्छे से आप इनका यूज़ करना चाहिए। यूज़ आप कब कर पाओगे, जब आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या है, स्वरूप क्या है, गुण क्या है, और उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, ये सब चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं मूर्ख वैद्य रोगी से पैसा ले, यानी कि ऐसा वैद्य जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है फिर भी कह रहा है कि पेशेंट से पैसा ले ले। जैसे कि आपने अपने गांवों में देखा होगा, कुछ झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनको केवल नॉर्मली बुखार जुकाम के बारे में पता होता है, उससे ज़्यादा उनको नहीं पता होता है। मान लो कोई आपको सीरियस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, सीरियस डिजीज हो जाती है, उसको पता है कि वो मुझे नहीं पता है इसका कौन सा डिसऑर्डर होता है, लेकिन वो पैसा बनाने के लिए आपको जनरली कोई भी गोली दे देता है कि आप बुखार की गोली दे दी, एंटीबायोटिक दे दी। ठीक, ये सब गोली दे देता है ताकि वो अपने पैसे बना सके। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है जो मूर्ख वैद्य होता है, ठीक, ऐसा वैद्य जिनको कोई भी ज्ञान नहीं होता है किसी रोग के बारे में, ठीक है, और वो फिर भी कह रहा है कि पेशेंट से उस रोग के पैसे ले ले, तो ऐसे रोगों को तो ऐसे वैद्य को तो मर जाना ही चाहिए। हमारे आचार्य चरक ने बताया गया है कि जिस वैद्य को कोई रोग का ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख वैद्य है और वो फिर भी कह रहे रोगी से पैसा ले ले, तो ऐसे वैद्य को मर जाना ही चाहिए। फिर 7वां पॉइंट होता है कि श्रेष्ठ औषधि, जो श्रेष्ठ औषधि होती है, मतलब श्रेष्ठ औषधि कौन सी होती है, जो आपके आरोग्य प्राप्ति करे। आरोग्य प्राप्ति मतलब होता है कि आपके जो रोग को हर ले, मतलब रोगों का शमन कर दे। ठीक है, वो होती है आपकी बेस्ट मेडिसिन। ठीक भाई, अगर आपसे मैं कहूँ कि कौन सी जो लाइन है वो बढ़िया, एलोपैथी बढ़िया है, आयुर्वेद बढ़िया है, या फिर होम्योपैथी बढ़िया, का मतलब ये अच्छी, ठीक है, थोड़ी सी मैं होम्योपैथी अच्छी है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो भाई एलोपैथी अच्छी है, मॉडर्न एलोपैथी अच्छी है, या फिर आयुर्वेद अच्छा है, या फिर होम्योपैथी अच्छी है, मतलब इनमें से कौन सा अच्छा है। तो आप कहोगे जिनसे मेरा ट्रीटमेंट हो जाए, जिनसे मेरी चिकित्सा हो जाए वो बढ़िया है। आजकल ये डिबेट होता रहता है, नहीं एलोपैथी बढ़िया, नहीं आयुर्वेद अच्छा है, नहीं होम्योपैथी बढ़िया। भाई बढ़िया वही है जो आपके रोगों को दूर कर दे, चाहे आप किसी से भी ठीक हो। जैसे आप उन रोगों से पूछना, उस पेशेंट से पूछना जिनको बहुत लंबे समय से कोई डिजीज हो। ठीक है, अगर वो एलोपैथी से ठीक नहीं हो रहा, मान लो आयुर्वेद से ठीक होगा, तो उसे पूछना कि आयुर्वेद बढ़िया है एलोपैथी बढ़िया है, तो वो तो कहेगा भाई आयुर्वेद अच्छी है क्योंकि मुझे उसने ठीक किया है। ठीक वही है, सबके अकॉर्डिंग अपने अपने अनुसार ठीक होता है। ठीक, जो भाई हमारे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनका कार्य यही होता है, केवल और केवल जो पेशेंट्स होते हैं, रोग होते हैं, उनकी चिकित्सा करना। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करती आपकी चिकित्सा से कर रहे हो, आप एलोपैथी से कर रहे हो, आयुर्वेद से कर रहे हो, यूनानी से कर रहे हो, होम्योपैथी से कर रहे हो, किसी से भी करो, अल्टीमेटली चिकित्सा होनी चाहिए, ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वही उसी तरह से वही मेडिसिन बेस्ट होती है जो आपके रोगों को शांत कर दे, और वही चिकित्सक अच्छा होता है, वही डॉक्टर अच्छा होता है जो रोगों को से मुक्त कर सके। चाहे अब आपको ऐसे भी डॉक्टर सही, एलोपैथी के डॉक्टर सही, आयुर्वेद के डॉक्टर सही, होम्योपैथी के, यूनानी के, और भी बहुत सारे होते होंगे। ठीक है, मतलब किसी के भी आप डॉक्टर सही, बस आपको रोगों को ठीक करना आना चाहिए, वही हमारा श्रेष्ठ चिकित्सक, श्रेष्ठ वैद्य, श्रेष्ठ डॉक्टर होता है।
इसी के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और कहीं भी अगर ऐसा लगा है कि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप जाके कमेंट कर दीजिए। हम आपकी कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं और सभी लोगों को जवाब मिलते भी है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए। थैंक यू गाइस।